तो आज की क्लास में हम लोग एक अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमर्शियल केमिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस कमर्शियल केमिकल का नाम है इथेनोइक एसिड। लास्ट क्लास जो आप लोगों की हुई थी, उस पर्टिकुलर लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातचीत की थी इथेनॉल के बारे में, है ना। आज हम लोग बातचीत करेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। जिस तरीके से इथेनॉल कमर्शियली एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल है, उसी तरीके से इथेनोइक एसिड भी कमर्शियली एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल है। ठीक है, क्या है ये इथेनोइक एसिड? तो अपन इस इथेनोइक एसिड के जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के नाम हैं, पहले थोड़ा उनसे अवगत हो जाते हैं। जैसे कि इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है आपका CH3COOH। इसे कहते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड। ये उस इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि इस पर्टिकुलर एसिड में COOH आ रहा है, ठीक है, बराबर, इस पर्टिकुलर एसिड में क्या आ रहा है, आप लोगों का COOH आ रहा है। सो देयरफॉर ये पर्टिकुलर एसिड आप लोगों का एक कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है। अब देखो, आप लोगों के पास नाइट्रिक एसिड होता है, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के और भी एसिड्स होते हैं। बट उन एसिड्स का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो कई ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके फॉर्मूले में CH3 मतलब COOH आता है, और कई ऐसे होते हैं जिन लोगों के इसमें COOH नहीं आते। तो अगर किसी एसिड के इसमें COOH आ रहा है तो वो आप लोगों का कौन सा एसिड है, वो आप लोगों का कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, तो देयरफॉर इसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा नेचर। जैसे लास्ट क्लास जब हम लोगों की हुई थी, तब हम लोगों ने डिस्कशन क्या किया था कि जो इथेनॉल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो वैसे ही अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जो ये आपका इथेनोइक एसिड है, ये एसिडिक होता है नेचर में, और इसका जो pH होगा, ये pH क्या होगा, 7 से कम। क्योंकि ये एसिड है, जो भी सब्सटेंस एसिड होते हैं ना, उनका pH 7 से कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जो बेस होते हैं उनका pH 7 से ज़्यादा होता है, और जो न्यूट्रल होते हैं उनका जो pH होता है वो कैसा होता है, इक्वल टू 7 होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। डन। अच्छा मैम, 7 से कितना कम, 6.8, 6.9, 7 मतलब क्या एग्जैक्ट वैल्यू क्या? तो आपको वो एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की नीड नहीं है कि एग्जैक्टली कितना, बस आप इतना याद रखिए कि एसिडिक है नेचर में, तो ऑब्वियसली कि pH आपका 7 से कम होगा। अब ये जो इथेनोइक एसिड है ना, इसी इथेनोइक एसिड को एक और बहुत ही फेमस नाम से जाना जाता है, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी इथेनोइक एसिड को एक बहुत ही फेमस नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। और इसी इथेनोइक एसिड का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, या फिर मैं कहूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है। क्या यूज़ है मैडम इसका? देखो, मान के चलिए आप लोगों के पास एक बीकर है, जिस बीकर के अंदर मैंने 100 ml का क्या करके रखा है, वाटर डाल के रखा है। इस 100 ml के पानी के अंदर अगर मैं 4 to 8% का मतलब ये होगा कि लगभग 4 ml से लेकर आप लोगों के 8 ml तक का अगर मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर एसिटिक एसिड यानी कि आप लोगों का इथेनोइक एसिड ऐड करती हूँ, और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, स्टर कर लेते हैं। तो जो नया सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, जो नया सोल्यूशन बनेगा, नया सोल्यूशन क्यों मैडम? क्योंकि आपने पानी मिक्स कर दिया है ना, तो उस नए सोल्यूशन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है विनेगर। ठीक है, इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, विनेगर। सो द वर्ड विनेगर इज नॉट एट ऑल अ न्यू वर्ड फॉर यू। यह आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया शब्द नहीं है। आप लोगों ने जो ये वर्ड है विनेगर, इससे पहले कई बार सुना है। ठीक है, ये जो विनेगर होता है, इसे कई बार चाइनीज़ फूड आइटम्स को बनाने में यूज़ होता है। आप देखोगे नूडल्स वाले जो लोग होते हैं,
वो लोग इस विनेगर का प्रयोग करते हैं, कलरलेस होता है ना। तो ये जो विनेगर है ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, बट आप लोगों के मेजॉरिटी तौर पर इसको यूज़ किया जाता है एज प्रिजर्वेटिव। अब कहाँ पे मैडम ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है? अब अचार वहाँ पे भी होता है। अलग अलग जगहों पे विनेगर के क्या हैं, अलग अलग इस्तेमाल है, बट द मुख्य इस्तेमाल इज़ कि ये यूज़ होता है लाइक अ प्रिजर्वेटिव। अच्छा ठीक है, तो ये जनरल बातचीत थी किसको लेकर? आप लोगों के इथेनोइक एसिड को लेकर। ठीक है, जनरल बातचीत, बहुत ही ग्राउंड लेवल की जनरल बातचीत। अब कैसा होता है जब हम लैब में काम करते हैं, ठीक है, जब हम लोग लैब में काम करते हैं तो कई बार हम लोगों को एकदम प्योर इथेनोइक एसिड की ज़रूरत होती है, एकदम प्योर। अब अगर आपके पास एक इथेनोइक एसिड है और आपको उससे एक प्योर इथेनोइक एसिड चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मैडम मार्केट से आप ख़रीद कर ले आइए, है ना, आप मार्केट से ख़रीद कर ले आइए, आपको मिल जाएगा प्योर इथेनोइक एसिड। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे मार्केट से नहीं चाहिए, मेरे पास अभी जो इथेनोइक एसिड है मैं इसी का इस्तेमाल करके मैं इसको क्या बनाना चाहती हूँ, प्योर बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में पता है हम लोग क्या करते हैं, उस इथेनोइक एसिड को लेते हैं, ठीक है, उस इथेनोइक एसिड को डाल देते हैं हम लोग फ्रीज़र के अंदर। ठीक है, उसको हम लोग किस में डाल देते हैं? फ्रीज़र के अंदर। फ्रीज़र के अंदर डालने से क्या होगा? अगर इथेनोइक एसिड में पानी है, ठीक है, पानी भी जम जाएगा फ्रीज़र के अंदर जाने पर, और आपका जो इथेनोइक एसिड है वो भी जम जाता है, एकदम बर्फ़ के जैसे जम जाता है। फिर जब वो जम जाता है उसको हम लोग फ्रीज़र से निकालते हैं। फ्रीज़र से निकालने के बाद हम लोग उसे क्या करते हैं? मेल्ट करवाते हैं। थोड़ा आप रूम टेम्परेचर पे रखो, मेल्ट होना शुरू होता है। इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पानी। मतलब पहले पानी मेल्ट होता है और उसके बाद में इथेनोइक एसिड मेल्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मेल्ट होने का थोड़ा बहुत इंतज़ार करते हैं थर्मामीटर लगाकर। जैसे ही हमें दिखता है कि हाँ ये पानी का मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया है, तो देखो पानी का जैसे मेल्टिंग पॉइंट 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ पानी मेल्ट हुआ रहता है, आप लोगों का ये इथेनोइक एसिड मेल्ट नहीं हुआ रहता है। तो जो पानी मेल्ट हो जाता है ना, उसको हम लोग ऐसा थोड़ा सा आपके बीकर को टिल्ट करके पानी को निकाल लेते हैं। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय को कैसे छान लेते हो कप में, वैसे हम लोग हमारे पानी को भी क्या करते हैं, ऐसा टिल्ट कर देते हैं बीकर को, जितना पानी है वो निकल जाता है। पानी को निकलने देते हैं, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो थोड़ा बहुत 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक हम पानी जितना मेल्ट हो सकता है उतना मेल्ट होने देते हैं और उस पानी को निकालते जाते हैं। लेकिन अभी तक जो इथेनोइक एसिड है वो मेल्ट नहीं हुआ। आपके पास जो इथेनोइक एसिड है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसा ही रहा। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट अभी आने का है। लेकिन अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हम लोग वेट नहीं करते, वापस से उठाते हैं अपने बीकर को फ्रीज़र में डाल देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा इथेनोइक एसिड मेल्ट हो। हम चाहते हैं कि सिर्फ पानी मेल्ट हो और सिर्फ पानी को रिमूव करें हम, राइट। क्योंकि अगर आप इथेनोइक एसिड भी आपका मेल्ट हो जाएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो चीज़ बाहर बह रही है वो पानी है कि इथेनोइक एसिड है? आपको पता नहीं चलेगा ना। तो हम लोग इथेनोइक एसिड को मेल्ट होने नहीं देना चाहते, वापस से फ्रीज़र में रखते हैं, वापस से बर्फ़ के जैसा वो जम जाता है, फिर से उसको बाहर निकालते हैं, फिर से उसको मेल्ट करवाते हैं, फिर उसका थर्मामीटर लगा के कि ऐसा ना हो कि इथेनोइक एसिड भी मेल्ट हो जाए, टेम्परेचर पे नज़र रखनी पड़ती है हमको, ठीक है। और उसके बाद अगेन जितना पानी निकलता है उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद जब दिखता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और इथेनोइक एसिड मेल्ट हो सकता है, तो ऐसे केस में हम लोग अगेन उसको फ्रीज़र में रख देते हैं, अगेन उसकी बर्फ़ जमती है, अगेन उसको फिर निकालते हैं। इस प्रोसेस को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक हमें 5-6 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक भी पानी की बूंद बाहर निकलती हुई ना मिले। मतलब अगर पानी ख़त्म हो गया है, तो जब पानी ही नहीं है तो वो मेल्ट नहीं होगा, और अगर वो मेल्ट नहीं होगा तो आप लोगों को वो चीज़ मिलेगी ही नहीं, है ना, वो बाहर बहेगा ही नहीं। तो हमको पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ठीक है करके ये पर्टिकुलर जो चीज़ है अब हमारी जितनी मेल्ट होनी थी
पानी इसके अंदर का वो मेल्ट हो के बह चुका है, अब इसके अंदर फर्दर कोई भी पानी बाकी नहीं है ना। अच्छा, बस ये तरीका होता है एक प्योर इथेनोइक एसिड को ऑब्टेन करने का। लेकिन यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातचीत आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि आपका जो ये प्योर इथेनोइक एसिड होता है, इस प्योर इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो पानी से तो ज़्यादा होता है। जैसे ठंडी के वक्त आप लोगों का जो नारियल का तेल होता है वो कैसा हो जाता है, जम जाता है, तो वैसे ही आप लोगों का जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है, ये प्योर इथेनोइक एसिड भी विंटर सीजन्स के दौरान कंप्लीटली क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्योर इथेनोइक एसिड को हम लोग आपका नाम देते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जैसे ग्लेशियर्स वर्ड आप लोगों ने सुना होगा ना, ग्लेशियर्स, तो देयरफॉर इसको नाम दिया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड के बारे में अभी तक हमें क्या क्या पता चल गया कि इसका फॉर्मूला है CH3COOH। दूसरी हमें एक बात पता चल गई कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तीसरी बात ये पता चल गई कि इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। क्यों है, क्योंकि सर्दियों के वक्त ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तीसरी बात हमको पता चल गई कि ये एसिटिक एसिड के नाम पे मशहूर है और इसका यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, है ना। और उसके अलावा इससे आप विनेगर भी बना सकते हो और विनेगर एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। ये बेसिक बातचीत थी जो कि हमको इथेनोइक एसिड के बारे में आइडिया दे दी, आइडिया हमको पता चल गया। हाँ, एक चीज़ मैं और थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि ये एक एसिड है, तो तुमने अगर बेसिक एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ी है, बेसिक एसिड बेस केमिस्ट्री, तो बेसिक एसिड बेस केमिस्ट्री से आपको कम से कम इतना तो आइडिया है ना कि जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि फ़लाना चीज़ मेरी एक एसिड है कि नहीं है, तो हम लोग लेते हैं एक ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर में हम लोग डालते हैं एसिड, ठीक है, एसिड की कुछ बूंदें, और अगर आप लोगों का वो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों के रेड लिटमस पेपर में, तो ये कंफर्म करता है कि फ़लाना चीज़ हम लोगों की क्या है, एक एसिड है। तो अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को कंफर्म करना है कि फ़लाना चीज़ आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे, आप वहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर का प्रयोग करेंगे, उसमें एसिड की कुछ बूंदें डालेंगे। अगर एसिड की कुछ बूंदें डालने से वो पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की कन्वर्ट हो गई किस में, आप लोगों के रेड लिटमस पेपर में, तो यस इट इज़ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, वो एक एसिड है। अच्छा, अब ये जो आप लोगों का एसिटिक एसिड होता है ये वीक एसिड है। देखो, जब भी आप लोगों ने चाहे छोटी क्लासेस में या चाहे 10th स्टैंडर्ड में जब भी आपने एसिड बेस केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने ये चीज़ तो डेफिनेटली पढ़ी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो ये जो पर्टिकुलरली आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आप लोगों के वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हम लोगों ने इन जनरल जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमें बातचीत करनी थी उस बारे में हमने एक बातचीत की। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बातचीत कुछ इस प्रकार से है, रिएक्शंस को लेकर है बातचीत। हमें ये पढ़ना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में स्पेशली इथेनोइक एसिड कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। इथेनोइक एसिड को मैं शॉर्ट फॉर्म में EA लिख रही हूँ। तो वैसे तो इथेनोइक एसिड बहुत सारी रिएक्शन शो कर सकता है, बहुत सारी, बट हमारा जो सिलेबस है हम लोगों को मेनली 3 टाइप की देखो रिएक्शंस को परमिट करता है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में 3 टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है इथेनोइक एसिड की, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बस ये 3 टाइप की। पहली रिएक्शन हम लोगों की जो है वो ये, अगर इस इथेनोइक एसिड की रिएक्शन एक बेस के साथ होती है, जैसे कि बेस का मतलब हो गया NaOH, बेस का मतलब हो गया KOH, बेस का मतलब हो गया MgOH होल ट्वाइस 2, CaOH होल ट्वाइस 2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब क्या होगा, ठीक है।
अगर बेस के साथ वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। दूसरी हम लोगों को रिएक्शन पढ़नी है कि अगर इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम लोगों ने करवाई विथ बेकिंग सोडा, अगर आपके पास एक बेकिंग सोडा है उसके साथ करवाया, या फिर आपने अपने इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाई वॉशिंग सोडा के साथ। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला पता होंगे। वॉशिंग सोडा इज़ Na2CO3 एंड बेकिंग सोडा इज़ NaHCO3। और तीसरी और सबसे ज़रूरी रिएक्शन जो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये कि अगर इस इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवा दी जाती है किसके साथ, इथेनॉल के साथ। इथेनॉल वही जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम लोग इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाते हैं तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक बहुत ही स्पेशल नेम दिया जाता है। इस रिएक्शन का बहुत ही स्पेशल नेम है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का बहुत ही फेमस नेम क्या है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसे कहा जाता है कि भाई तुम कौन हो, एक ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो। डन। तो ये टोटल 3 रिएक्शंस हैं जो हम लोगों को हमारे सिलेबस में पढ़नी है। एक एक करके इन रिएक्शंस को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बेस वाली रिएक्शन के साथ। कि मान के चलिए आपके पास इथेनोइक एसिड है। ठीक है, फॉर्मूला इज CH3COOH प्लस आपने वहाँ पे बोला कि मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँगा बेस के साथ। अब देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ये पता होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बताया, कि जो CH3COOH होता है, ये पर्टिकुलर CH3COOH ये एक एसिड है। ठीक है, ये एक एसिड है और आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो एक बेस के साथ। आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, एक बेस के साथ। तो बहुत ही लोअर लेवल का ये सवाल है जो कि आपने डेफिनेटली छोटे क्लासेस में या प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। और आपको पता होना चाहिए कि जब एक एसिड और जब एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, और साथ में हमेशा याद रखना क्या बनता है, वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को बहुत ही स्पेशल नेम दिया जाता है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है। इन्हें कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब आप एक एसिड को रिएक्ट करवाते हो किसके साथ, बेस के साथ, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ख़त्म। अब वेरियस एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। लेकिन क्वेश्चन ख़त्म करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट, क्या है मैडम वो बहुत इम्पॉर्टेंट नोट? देखो, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, स्पेशली डिस्प्लेसमेंट, स्पेशली डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आपको एक बात का ख्याल रखना होता है, वो ये कि कहाँ से आपका केमिकल ब्रेक होगा। अगर आपको वो नहीं पता है कि आपका केमिकल कहाँ से ब्रेक होने वाला है तो कोई मतलब नहीं है, फिर आपसे रिएक्शंस बनेंगी नहीं और आप सिंपली रट्टा मारेंगे। तो जैसे ये जो CH3COOH है या फिर कोई भी ऐसा केमिकल जिसमें COOH आता है, इनकी ब्रेकिंग होती है हमेशा H से। मतलब ये H को लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और जो पीछे बचा हुआ पार्ट होता है उस बचे हुए पार्ट को लिखते हैं CH3COO नेगेटिव। मतलब हमेशा उसका H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा। तो मान के चलिए आपके पास इथेनोइक एसिड है CH3COOH, और आपने इसकी रिएक्शन करवा दी बेस के साथ। बेस यानी कि मान के चलो NaOH। तो जैसा कि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि CH3COOH एक कंपाउंड है, NaOH ये भी एक कंपाउंड है, एंड ऑलरेडी हमने लोअर क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी है कि कंपाउंड प्लस कंपाउंड जो होता है आप लोगों का एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। देखो क्लास 10th में सभी ने ये चीज़ पढ़ी है
डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, तो फिर तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल पढ़ा है। क्या हो जाएगा, CH3 आपका COO नेगेटिव और बाजू में H पॉजिटिव, मतलब आपको उसको बेसिकली क्या करना है, ब्रेक करना है। वैसे ही आपका जो NaOH है आपको इसको भी ब्रेक करना है, तो क्या हो जाएगा उसकी ब्रेकिंग, Na पॉजिटिव, ध्यान रखना पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव के नीचे नेगेटिव आना चाहिए। अब बोलो क्या होता है, थोड़ा अगर तुम्हें भूतकाल अपना याद है, हाँ मैडम बिल्कुल याद है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं H2O प्लस, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करते वक्त बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पावर दोनों की सेम होनी चाहिए, मतलब एक की +1 तो दूसरे की -1, राइट। अभी देखो अगर किसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद नहीं है पुराने ज़माने की, तो उसको डेफिनेटली ये चीज़ को पचाने में, समझने में दिक्कत आ रही होगी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो पहले एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख लो और फिर आगे कंटिन्यू करो। चलो क्रिस क्रॉस करो, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे CH3COONA। यूजुअली हम लोग पहले पॉजिटिव लिखते हैं फिर नेगेटिव लिखते हैं, बट जब CH3COO वाली रिएक्शन करवानी हो तो हमेशा पहले नेगेटिव क्वांटिटी लिखी जाती है और फिर एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी जाती है, ठीक है, बढ़िया। अब आप अपनी रिएक्शन किसी के साथ भी करा सकते हो, आपको ऐसा कोई रट्टा नहीं मारना है कि हाँ यही स्पेसिफिकली है। जैसे मान लो CH3COOH है, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी MgOH होल ट्वाइस 2 के साथ, बताओ क्या बनेगा। तो हमको तो पता है कि एसिड और एक बेस की रिएक्शन है, नो डाउट सॉल्ट बनेगा, नो डाउट वाटर बनेगा, ये तो कंफर्म है, मतलब वाटर तो बनने ही वाला है, H2O तो बनने ही वाला है। और मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ होगा क्या, आप देखो। लेकिन हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ब्रेक करो, कैसे ब्रेक होगा, CH3COO नेगेटिव और बाजू में H पॉजिटिव, MgOH होल ट्वाइस 2 को ब्रेक करो, क्या आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है कि Mg एक पॉजिटिव है और वो भी 2 पॉजिटिव, कोई 1+ वगैरह नहीं, सीधा 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब क्या होगा, क्रॉस, ये वाली स्पीशीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो H प्लस एंड OH माइनस दोनों मिलकर क्या बन गए आप लोगों के, पानी बना लिया इन्होंने, है ना, पानी बन गया। अच्छा ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कहूँ इन दोनों का क्रॉस करिए तो देखो एक की पावर में +2 है और दूसरे की पावर में -1 है। तो जब इस तरीके से पावर अलग होती है तो हमने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में सीखा था इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन लोगों को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है ऐसा, ये इसके साथ ये इसके साथ, मतलब उनके नीचे उनकी पावर लिखो, तो क्या हो जाएगा CH3COO, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा Mg, और ब्रैकेट में क्या रहेगा Mg, ठीक है, ये ऐसे, मतलब ब्रैकेट के बाहर रहेगा Mg। तो ये हो गई हमारी पहली रिएक्शन कि अगर इथेनोइक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्शन करने का मौका मिले तो वो पर्टिकुलर इथेनोइक एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारी सेकेंड रिएक्शन में। अगेन मैं बता दूं सेकेंड रिएक्शन कोई कठिन नहीं है, अगर आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने वो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये भी कठिन नहीं लगेगा। कैसे, देखो अगर आपके पास एक इथेनोइक एसिड है यानी कि CH3COOH, अगर आपको इसकी रिएक्शन करवानी है वॉशिंग सोडा के साथ, सो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, Na2CO3। तो साफ साफ देख के समझ में आ रहा है कि वॉशिंग सोडा एक कंपाउंड है, CH3COOH ये भी एक कंपाउंड है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो डबल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आएगा, ख़त्म, ठीक है। या फिर आप अगर यहाँ पे ये रिएक्शन करवाते हैं कि नहीं मैडम मैं तो इथेनोइक एसिड के साथ बेकिंग सोडा की मैं रिएक्शन करवाऊँगा, ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3
तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा देख के समझ में आ रहा है कि आपका बेकिंग सोडा ये भी एक कंपाउंड है, इथेनोइक एसिड ये भी एक कंपाउंड है। दोनों कंपाउंड की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का लिखने का तरीका क्या होगा, आप लोगों के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तरीके को फॉलो करेगा। अब जैसे कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि जब हम लोग इथेनोइक एसिड को ब्रेक करते हैं, जब हम लोग इथेनोइक एसिड को ब्रेक करते हैं तो इथेनोइक एसिड को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, उसका H बना लो पॉजिटिव में और बाकी उसका जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट आएगा नेगेटिव में। अब जैसे ऊपर वाला था NaOH, कॉमन सेंस है Na प्लस एंड OH नेगेटिव, तो वैसे ही अगर आपको कोई ये कहे कि आपको Na2CO3 को ब्रेक करना है तो क्या होगा, Na अलग हो जाएगा। हम जानते हैं Na की पावर होती है +1। मैडम वो 2 कहाँ गया, वो मत सोचो, वो तो बैलेंसिंग के लिए था। खैर, प्लस CO3 हम जानते हैं कि कितना होता है 2 नेगेटिव, ये ऐसे ब्रेक होगा। अगर कोई आपसे कहेगा कि बेकिंग सोडा को ब्रेक करो तो अगेन बेकिंग सोडा की ब्रेकिंग कैसे होगी, Na के ऊपर प्लस और जो बचा हुआ पार्ट है वो बचा हुआ पार्ट ऑब्वियसली नेगेटिव होगा और -1। मैडम आपको कैसे पता कि -1 है कि -2 है, ये सारी चीज़ें ना आपने 9वीं कक्षा में पढ़ी है, रेडिकल्स के ऊपर के पावर्स वगैरह सब कुछ, कि -1 होता है कि -2 होता है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी अंडे से निकले हो और ये हमको तो कुछ पता ही नहीं है, फिर ऐसा नहीं है। ऊपर से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ चुके हो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ चुके हो, तो इन दोनों चैप्टर्स में तो यार भर भर के रिएक्शंस हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स के बदौलत ये जो आपका 3rd चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, ये भी कोई कठिन नहीं है, ना ही इसकी ये रिएक्शंस। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को समझाने से पहले तुमको इन जनरल एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ाती हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ाई थी। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली इथेनोइक एसिड लिया है। आप इथेनोइक एसिड ना लीजिए, आप कोई एक इन जनरल कोई भी एक एसिड लीजिए। चलो, सबका पसंदीदा होता है HCl, तो हम लोग HCl को ले लेते हैं। इस HCl के साथ रिएक्शन करवाइए Na2CO3 की, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ाया था और मैंने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी ये चीज़ पढ़ाई थी, दोनों जगह। तो तुम कहोगे अच्छा मैडम ये तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, करो। मैंने बोला आप भी करते हैं। HCl को आपने ब्रेक किया H प्लस Cl नेगेटिव, Na2CO3 को आपने ब्रेक किया Na पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, और आपने किया क्रिस क्रॉस, बराबर। तो Na और Cl का जब आपने क्रिस क्रॉस किया तो प्रोडक्ट बन गया NaCl प्लस। जब आपने H पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव का क्रिस क्रॉस किया तो आपने देखा कि यार यहाँ पे पावर अलग है, यहाँ पे पावर अलग है। तो जब पावर अलग होती है तो या तो आप बहुत ब्रिलियंट हो, ठीक है, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, तो आप अपनी माइंड में ही कैलकुलेशंस कर सकते हो और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। बट जिन लोगों को थोड़ा सा भी अपने आप पे डाउट है कि नहीं यार ये चीज़ मैं गलत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो लोग उसको अलग से लिखें, H लिखें, उसके नीचे का +1 लिखें, CO3 लिखें और उसके ऊपर का -2 लिखें। प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर्स में मतलब होना चाहिए। और अब आप करो क्रिस क्रॉस। अब जब आप क्रिस क्रॉस करोगे तो 2 जो है वो H को मिलेगा, सो फॉर्मूला विल बी H2CO3। एंड तुमको बहुत ही अच्छे से कूट कर पुराने ज़माने में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में कूट के ये बात बताई गई थी कि कभी भी H2CO3 नहीं लिखना, कभी नहीं। मतलब अगर किसी रिएक्शन में आपको ऐसा लग रहा है कि H2CO3 लिखा हुआ है तो प्लीज़ H2CO3 को हटाओ और उसके बदले में लिखो H2O + CO2। ये ऐसा। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिली? इससे हमें शिक्षा ये मिली कि जब आप एक HCl जैसे एसिड को रिएक्ट करवाते हो किसके साथ, वॉशिंग सोडा के साथ, तो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं 3। क्या है वो? पहला है NaCl, NaCl मतलब एक सॉल्ट। दूसरा मिलता है आपको H2O, H2O यानी कि वाटर। और तीसरा मिलता है आपको CO2 यानी कि क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम क्या करो,
जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने एसिड लिया था HCl। अगर तुम्हें HCl एसिड नहीं पसंद, अगर तुम्हें HCl एसिड नहीं पसंद, तुम कोई दूसरा एसिड ले लो, HNO3 ले लो, H3PO4 ले लो, H2SO4 ले लो, जो लेना है ले लो। लेकिन हर बार तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि बनेगा तो पानी ही, बनेगा तो CO2 ही। ये तो कंफर्म है, ये तो फिक्स है, ठीक है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों तो एकदम फिक्स हैं, ये तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, सॉल्ट एक्चुअली चेंज होगा, मतलब हमेशा NaCl बनेगा ऐसा नहीं है, डिपेंड कि आपने एसिड कौन सा लिया है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका सॉल्ट चेंज होगा, लेकिन कहलाएगा तो सॉल्ट ही कहलाएगा। सॉल्ट सिर्फ सॉल्ट का मतलब NaCl नहीं होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सॉल्ट का मतलब सिर्फ NaCl होता है, नहीं, सॉल्ट का मतलब सिर्फ NaCl नहीं होता, सॉल्ट का मतलब बिल्कुल भी NaCl नहीं होता। हाँ, NaCl इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ दैट सॉल्ट, बट सॉल्ट डजंट मीन्स ऑलवेज NaCl, ठीक है। तो हो गया। अच्छा, यानी कि एसिड को अगर वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो अभी मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो तुम्हारा इथेनोइक एसिड है, वो भी तो एक प्रकार का एसिड ही है। हाँ यार, बिल्कुल। तो ऐसे केस में अगर तुमने इथेनोइक एसिड की रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ करवाई, वॉशिंग सोडा के साथ करवाई, तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट, जो कि चेंज हो सकता है, लेकिन H2O और CO2 तो गारंटी है 100% यही बनेगा। आप चेक करके देख सकते हो। कैसे मैडम चेक करें? इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3। आप करके देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सबसे पहले तो ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये लो, हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, ये हो जाएगा Na पॉजिटिव। हाँ, ध्यान रखना, नेगेटिव के नीचे नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव होना चाहिए। अब इन दोनों को क्रिस क्रॉस करो, बताओ क्या बनेगा इन दोनों का क्रिस क्रॉस? इनका क्रिस क्रॉस बनेगा CH3COONA। और इन दोनों का क्रिस क्रॉस तो तुम्हें अभी तक रट जाना चाहिए, कितना होता है? H2CO3। बट कभी भी H2CO3 नहीं लिखते, हमेशा उसके बदले लिखते हैं H2O प्लस CO2। तो ये देखो, ये बनेगा। इसका मतलब चाहे इथेनोइक एसिड हो या चाहे आप लोगों का एसिड हो, आप अगर उसे वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको सॉल्ट तो नो डाउट मिलेगा ही मिलेगा। बट एक मिनट, नो डाउट आपको सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट सॉल्ट के अलावा आपको H2O और आपको वहाँ पे CO2 भी मिलेगा। खैर, पानी को तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बट थोड़ा बातचीत कर लेते हैं इस CO2 के बारे में। मैम, CO2 के बारे में आप क्या बात करोगे? तो देखो, हम जानते हैं कि CO2 एक गैस है, हम जानते हैं ये आप लोगों की एक कलरलेस गैस है, कोई कलर नहीं होता। हम जानते हैं कि आप लोगों की एक ओडरलेस गैस है, इसमें कोई स्मेल भी नहीं होती। फिर अगर मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए कि भाई ये गैस में तो ना तो कलर है और ना ही इस गैस में स्मेल है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये पर्टिकुलर गैस आप लोगों की CO2 है या CO2 नहीं है? तो किसी भी गैस में अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो एक मतलब पर्टिकुलर गैस है कि नहीं है, तो इस चीज़ के होते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के टेस्ट। तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी फलानी चीज़ एक CO2 गैस है कि एक CO2 गैस नहीं है, तो CO2 गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है लाइम वाटर टेस्ट, जो कि मैं अगेन बता दूं, मैं इतनी बार अभी लाइम वाटर टेस्ट पढ़ा चुकी हूँ। मैंने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में पढ़ाया था, बायोलॉजी में रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ाया था, एसिड बेस केमिस्ट्री में भी पढ़ाया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ाया था। तो अभी तक मेरे हिसाब से तो एक स्टूडेंट को ये पर्टिकुलर टेस्ट रट जाना चाहिए, ठीक है। बट अगर तुमको नहीं रटा है ये टेस्ट तो यार इट्स वेरी शेम, ठीक है। ये टेस्ट आपको अब तक रट जाना चाहिए। तो इमाम, ये लाइम वाटर टेस्ट होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। देखो, एक टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है। अच्छा, उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में आप क्या करते हो? लाइम वाटर डाल देते हो।
इनिशियली जब आप लाइम वाटर डालते हैं तो लाइम वाटर एक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझते हो, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। फिर आपने इस लाइम वाटर के अंदर CO2 गैस डाल दी। कैसे डाला वो भी मत सोचना, बट CO2 गैस डाल दी और इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब को शेक किया ताकि लाइम वाटर एंड CO2 गैस आपस में मिक्स हो जाने चाहिए। तो होगा क्या, आप ये देखते हो कि पहले आप लोगों का जो लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट था, अब आप लोगों का यही सोल्यूशन मिल्की हो चुका है। अब आपका यही सोल्यूशन क्या हो चुका है, मिल्की हो चुका है, मतलब दूध के जैसा। जैसे अगर आपने चॉक पाउडर को पानी में डिसॉल्व कर दिया तो आपका सोल्यूशन क्लियर नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वो हल्का सा दूध के जैसा हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप लोगों को यही मिल्की सोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों को ये मिल्की सोल्यूशन देखने को मिल गया तो मतलब ये कंफर्म कर लो कि वो गैस कौन सी थी, CO2 गैस थी। मतलब CO2 गैस को कंफर्म करने का क्या टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट है। आप लाइम वाटर टेस्ट के थ्रू आराम से कंफर्म कर सकते हो कि वो एक CO2 गैस है। ठीक है, इसके अलावा पता है एक एक्टिविटी है जो कि आप अपने घर में भी कर सकते हो। वो एक्टिविटी पता है क्या है, आपके घर में किचन में सभी के पास वॉशिंग सोडा होगा, वो क्या कहते हैं उसको, कपड़े धोने के लिए जो निरमा वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। अच्छा, और सभी के किचन में बेकिंग सोडा भी होगा ही होगा। चलो वॉशिंग सोडा मान लो चलो नहीं भी है, बेकिंग सोडा तो रहता ही है मेरे हिसाब से। आप बेकिंग सोडा को थोड़ा सा कटोरी में ले लो, थोड़ा सा, ज़्यादा मत लेना, नहीं तो मम्मी कूटेगी वेस्ट करने को लेकर। घर में नींबू तो होगा ही होगा। अब नींबू को निचोड़ लो उस वो बेकिंग सोडा के ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं आपके घर में आपने कटोरी ली, कटोरी में आप लोगों ने क्या किया, एक मज़े से यहाँ पे ले लिया बेकिंग सोडा। ठीक है, आपने यहाँ पे ले लिया बेकिंग सोडा। तो क्या होगा, जब आप इसमें ऊपर से नींबू निचोड़ोगे, आपने क्या डाला, नींबू डाला। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जो लेमन होता है ना, लेमन के अंदर भी एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। लेमन के अंदर भी कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। तो जब तुमने उस बेकिंग सोडा के अंदर लेमन को निचोड़ा तो तुम ये देखोगे कि तुम्हारी जो बेकिंग सोडा का पाउडर था, पहले तो नो डाउट वो गीला हो गया क्योंकि आपने लेमन निचोड़ दिया, और आप ये देखोगे कि छोटे छोटे बबल्स आपको वहाँ देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा बड़े बबल्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि सिट्रिक एसिड एक वीक एसिड होता है, उसके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं होती, ठीक है, कि आपको बहुत सारे बबल्स दिखे, लेकिन हाँ थोड़े बहुत आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। इन छोटे छोटे बारीक बारीक से बबल्स को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है एफरवेसेंस। इन्हें क्या कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, एफरवेसेंस। तो ये जो एफरवेसेंस आपको देखने को मिली, ये एफरवेसेंस किस गैस की है, CO2 गैस। तो जनरली जब हम लोग लैब में काम करते हैं और अगर किसी भी पाउडर में इस तरीके से एसिड डालने पर, एंड ऑब्वियस है कि हम लोग लैब में नींबू का इस्तेमाल नहीं करते, अपने अच्छे वाले एसिड्स डालते हैं, और अगर आपको एफरवेसेंस देखने को मिलता है तो हो सकता है कि वो एक CO2 गैस हो सकता है। वी आर नॉट श्योर कि सही में CO2 गैस होगी कि नहीं होगी, बट हाँ हो सकता है। ठीक है, माइट भी, मतलब CO2 गैस है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन होता है, एक प्रश्न चिन्ह होता है, माइट भी, कि माइट भी वो एक CO2 गैस होगी। लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है कि हाँ यार वो पर्टिकुलर एफरवेसेंस तो दिख रहे हैं, ठीक है, और क्या सही में वो एक CO2 गैस है या CO2 गैस नहीं है, इस चीज़ का अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्मेशन के लिए आप वही लाइम वाटर लेते हो, लाइम वाटर के अंदर आप मिक्स करते हो CO2 गैस को, और अगर आप लोगों को मिल्की मिल्की सोल्यूशन दिखना है तो ठीक है ना, आप बोल देते हो कि हाँ यार ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, आप लोगों का CO2 गैस का टेस्ट है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एफरवेसेंस अगर आपको दिखे तो वो हमेशा एक CO2 गैस भी होगी, ऐसा नहीं होता। कई बार हम लोगों को लैब वगैरह में एफरवेसेंस दिखते थे, है ना, लेकिन क्या होता था कि एफरवेसेंस हमें लगता था कि अच्छा ये तो एक CO2 गैस है, बट जब हम उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करते थे, मतलब इस तरीके से लाइम वाटर वाला टेस्ट करते थे
तब पता चलता था यार ये CO2 गैस नहीं है। बट हाँ, अगर आपको एफरवेसेंस दिख रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक बोल सकते हो कि हाँ यार ये एक लाइम वाटर होगा, लाइम वाटर मतलब एक CO2 गैस होगी। पेपर में तुम्हें पता होना चाहिए कि इस लाइम वाटर टेस्ट की इक्वेशन लिखने को भी आती है। जैसे लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2। इसमें से आपने पास की CO2 गैस, तो बताओ क्या बना? हम जानते हैं कि मिल्की मिल्की बन गया, बट इक्वेशन के फॉर्म में क्या बना? तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है CaCO3 प्लस H2O। तो ये जो मिल्कीनेस थी, ये मिल्कीनेस किसकी वजह से थी? CaCO3 की वजह से थी। CaCO3 का मतलब वही तुम लोगों का चौक, ठीक है, किसकी वजह से थी? आप लोगों के CaCO3 की वजह से थी, है ना? अच्छा, खैर क्या ये बात समझ में आई? हुआ क्या है ये? ठीक है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। मैम ये तो आपने वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करवाई, क्या होगा अगर आप यही इथेनोइक एसिड की रिएक्शन आप वॉशिंग सोडा के बदले बेकिंग सोडा के साथ करवाएंगी? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे भी आपका CH3COONA बनेगा, वहाँ पे भी H2O और CO2 बनेगा। तो ध्यान रखना, एसिड की रिएक्शन चाहे आप बेकिंग सोडा के साथ करवाएं, चाहे आप अपने एसिड की रिएक्शन वॉशिंग सोडा के साथ करवाएं, हमेशा वही सेम प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर, कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस वॉज आवर सेकेंड रिएक्शन जो कि हम लोगों को इथेनोइक एसिड की पढ़नी थी। पहली पढ़नी थी अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या होगा, दूसरी पढ़नी थी बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों की एक तीसरी और आखिरी रिएक्शन की अगर इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं इथेनॉल के साथ तो क्या होगा, ठीक है। बट इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़े से जीके फैक्ट्स पता होने चाहिए। थोड़े से जीके फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला जीके फैक्ट, इन अबोव रिएक्शन, ये जो मैंने आप लोगों को ऊपर रिएक्शन लिखकर दी है, इस अबोव रिएक्शन में हम लोग एसिड को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। एसिड को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, वो भी कौन सा वाला एसिड? H2SO4, ठीक है। H2SO4 वाले एसिड को हम लोग किसके तौर पे यूज़ करते हैं? कैटलिस्ट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि फलाना रिएक्शन में कौन कैटलिस्ट है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आप लोगों से क्या हो सकता है? पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो नाम है, इसका नाम है ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो नाम है वो है ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। क्यों मैडम इसका नाम ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्यों रखा आपने? क्या ज़रूरत थी यहाँ पे ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन नाम रखने की? तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ऑब्वियस है कि अगर आप इथेनॉल को और इथेनोइक एसिड को मिक्स करोगे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनता है वो दो होता है, एक होता है आप लोगों का ईस्टर्स और दूसरा होता है वाटर। वाटर को मारो गोली, आप अपना पूरा फोकस ईस्टर्स की तरफ रखो। ईस्टर्स को क्या मैंने आपको पढ़ाया है? जब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक पढ़ाया था, क्या तब मैंने आपको ईस्टर्स के बारे में पढ़ाया है? हाँ पढ़ाया तो है। क्या होते हैं ईस्टर्स? ईस्टर्स का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन चेन होती है, C डबल बॉन्ड O होता है, फिर अगेन एक O आ जाता है ना, और उसके बाद उस O से अगेन क्या होती है? एक और कार्बन की चेन होती है, बराबर। इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को क्या कहा जाता है? ईस्टर्स कहा जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? आप लोगों का ईस्टर्स बनता है। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम आपने क्या रख दिया? ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अब तुमको थोड़े बहुत की पॉइंट्स इस ईस्टर्स के बारे में पता होने चाहिए। मैडम ईस्टर्स के बारे में क्या पता होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ईस्टर्स के बारे में पता होनी चाहिए कि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग कार्बन चेन के अलग अलग कंपाउंड्स, इनकी सबकी ना बहुत प्यारी सी सुगंध होती है। जैसे जब आप केक बनाते हो, कुकीज़ बनाते हो, कितनी प्यारी प्यारी स्मेल आती है केक बनने की, है ना।
तो ये स्वीट ओडर इन लोगों की होती है, बराबर। सो देयरफॉर ईस्टर्स को हम लोग यूज़ करते हैं, किस काम के लिए यूज़ करते हो? जहाँ पे हमको अच्छी अच्छी खुशबू चाहिए। कहाँ चाहिए मैडम आपको अच्छी अच्छी खुशबू? अगर अगरबत्ती बनाने में चाहिए, धूप बत्ती बनाने में चाहिए, है ना, इत्र बनाने में चाहिए, परफ्यूम्स बनाने में चाहिए। यूजुअली जो इत्र वगैरह रहते हैं ओरिजिनली, वो नॉर्मली आपके फ्लावर्स, नेचुरली फ्लावर्स वगैरह से बनते हैं, बहुत महंगे आते हैं। बट कई बार कई इत्र ऐसे भी होते हैं जिनको इस तरीके से केमिकल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा इन्हें यूज़ किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझाती हूँ। मान के चलो आप गए आइसक्रीम खाने, आपने कहा कि अरे मैडम मैं तो मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम खाऊंगा या मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम खाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है सही में उसमें मैंगो का इस्तेमाल किया होगा? नहीं। 10 रुपए की आइसक्रीम में मैंगो डाल के देगा तुमको? नहीं। लेकिन मैडम स्वाद तो मैंगो जैसा ही आता है, स्मेल तो मैंगो मैंगो जैसी ही आती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें मैंगो नहीं डाला हो? तो भाई इस पर्टिकुलर चीज़ में डाला जाता है आप लोगों का इसी प्रकार से फ्लेवरिंग एजेंट। जब आप इस तरीके से फ्लेवरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हो तो ये फ्लेवरिंग एजेंट्स उन पर्टिकुलर फ्रूट्स की और उन पर्टिकुलर प्यारे प्यारे फ्लावर्स वाली भी स्मेल आप लोगों को देते हैं। मतलब एक्चुअल में वहाँ पे कोई फ्रूट नहीं होता है, वहाँ पे इस तरीके के फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर स्मेल को क्या करते हैं, क्रिएट करने का काम करते हैं। एक्चुअल में वहाँ पे एक्चुअल में ये होता है। तो ये यूजेस थे किसके? आपके ईस्टर्स के। पेपर में 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क के लिए आ सकता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ ईस्टर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट है जो पेपर में आता है। अच्छा, वो इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट क्या है वो भी बता दो आप हमको। तो वो इम्पॉर्टेंट जीके फैक्ट ये है कि अगर जो ईस्टर बना, ठीक है, ऑब्वियस है कि रिएक्शन में ईस्टर बना, अगर आपने इस ईस्टर में क्या डाल दिया, आपने इस ईस्टर में NaOH डाल दिया, तो आपका जो बेचारा ईस्टर है ना, ये बेसिकली टूट जाता है। आप लोगों का ये ईस्टर जो होता है बेसिकली टूट जाता है, ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों के किस में? अल्कोहल में, ठीक है, प्लस आप लोगों के सॉल्ट में ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इस चीज़ को तुम ऐसे समझो कि जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल को यानी कि अल्कोहल को मिक्स किया एसिड को एज अ कैटलिस्ट लेकर, तो ईस्टर बना। अगर उसी ईस्टर में वापस से आपने बेस NaOH डाल दिया तो उसने वापस चला गया, वो वापस से अपने अल्कोहल में चला गया, वापस से अपने एसिड के फॉर्म में चला गया। यानी कि इनडायरेक्टली रिएक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। इनडायरेक्टली रिएक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई, है ना। पहले आपने ईस्टर बनाया अल्कोहल और एसिड से, फिर आपने बेस डाल दिया तो वापस से अल्कोहल और एसिड बन गया, तो बेसिकली रिएक्शन रिवर्स हो गई। लेकिन इस रिएक्शन को जब हम ईस्टर में आपका NaOH डालते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कहते हैं आप लोगों की सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन के नाम से जाना जाता है? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्यों मैडम इसका नाम सेपोनिफिकेशन क्यों है? जैसा कि इसका नाम है वैसे ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आप लोगों का जो सॉल्ट बना कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, ये पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट एक सोप होता है। यानी कि इसमें इस रिएक्शन में हम लोग जब उसमें NaOH डाल रहे हैं ईस्टर्स में, तो हमें NaOH ईस्टर्स में डालने से हमें वापस से क्या मिल गया? सॉल्ट मिल गया। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज आप लोगों का सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें सोप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये मैंने तुम्हें कुछ छोटे छोटे जीके फैक्ट्स बताए बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन नंबर 3। अब देखो रिएक्शन नंबर 3 जो है कि अगर अल्कोहल में आप एसिड का मिक्सचर करते हो, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है क्लास 11th एंड क्लास 12th की। बहुत मतलब बहुत फेमस रिएक्शन, बहुत ज़्यादा फेमस रिएक्शन, हद से ज़्यादा फेमस रिएक्शन है ये, पता है। बट अभी क्योंकि आप छोटे हो तो आप लोगों को ज़्यादा तो कुछ खैर पढ़ना नहीं है इस बारे में, तो मैं आपको अभी ट्रिक बता रही हूँ। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको यही सेम रिएक्शन
काफ़ी डिटेल में मिलेगी विथ न्यू कंसेप्ट्स। तो अभी वो न्यू कंसेप्ट्स या डिटेलिंग हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों का एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक कि आखिर अगर पेपर में आए तो हम इस प्रोडक्ट को कैसे लिखें। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ, मैं आपको कोई एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ। वो एक्चुअल मैकेनिज्म आपके हायर क्लासेस के लिए अपन छोड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा कैसे, देखो मान के चलिए आपके पास एक एसिड है, ज़रूरी नहीं है कि इथेनोइक एसिड, कोई भी एसिड, मान लो CH3 CH2 COOH। इस एसिड में आपने अल्कोहल डाला, ज़रूरी नहीं है इथेनॉल, कोई भी अल्कोहल आपकी पसंद का। बस इस बार जब अल्कोहल डालोगे तो अल्कोहल को थोड़ा लिखना ऐसा उल्टा, हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग CH3OH ऐसे लिखते हैं ना, अब उल्टा लिखना। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन करते हैं तो एसिड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एसिड एक कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करता है। अब इस रिएक्शन का आंसर लिखने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपके पास जो एसिड है, ठीक है, आपके पास जो एसिड है उसका आप H निकालो और अल्कोहल का आप OH निकालो। निकालो मतलब निकाल डालो। तो जब निकाल दोगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, बराबर। जब आप निकाल दोगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। और जो बच गया, उन बचे हुए पार्ट्स को आप आपस में जोड़ दो, आप उन बचे हुए पार्ट्स को आपस में जोड़ दो, यानी कि CH3 CH2 COO ये बच गया, और इधर से क्या बच गया, CH3 बच गया। लो, ये है आप लोगों का ईस्टर, खत्म। अब आपको कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन दिया जा सकता है, पता है, कोई भी कॉम्बिनेशन। अच्छा बस खत्म। जैसे ये वाला एसिड ना लेकर किसी ने आपको ये वाला एसिड दे दिया, CH3COOH प्लस उसने आपको दे दिया मिथेनॉल, क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट बिहेव करवाएंगे। एसिड का H निकालेंगे, अल्कोहल वाले का OH निकालेंगे, और यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे बचा हुआ CH3COO CH3 प्लस H2O, ख़त्म कहानी। ठीक है, मैंने अभी आपको एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं बताई है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने अभी आपको एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं बताई है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल मैकेनिज्म आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जितना जितना आपके सिलेबस का पार्ट है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, तो खैर यहाँ पे हम लोगों का इथेनोइक एसिड ये छोटा सा सब टॉपिक समाप्त होता है। इसके आगे की क्लासेस में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उस बारे में डिस्कशन करेंगे।